हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। तो मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का एक पार्ट है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में चार होते हैं ना, कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट, रेजोनेंस इफ़ेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। इंडक्टिव इफ़ेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लस आई इफ़ेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफ़ेक्ट क्या होता है। इलेक्ट्रोमेरिक में हमने पढ़ा कि प्लस ई इफ़ेक्ट क्या होता है, माइनस ई इफ़ेक्ट क्या होता है। और हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रो या फिर मतलब रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। तो जो भी तुम रेजोनेंस से रिलेटेड दिमाग में थ्योरी हैं, पता है कि सबसे पहले हम लोग यही पढ़ते हैं कि क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि रेजोनेंस मतलब कि जब कोई कंपाउंड का स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर से डिफाइन ना किया जाए, जब किसी कंपाउंड का मोर देन वन स्ट्रक्चर हो, तो उस सिचुएशन उस कंडीशन को हम लोग कहने लगते हैं कि रेजोनेंस। यही पढ़ रखा है, पता है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, सब चीज़ कनेक्टेड कराएंगे। एक बात जान लो कि चाहे तुम इनऑर्गेनिक में पढ़ो चाहे ऑर्गेनिक में पढ़ो, बात एक ही सी है। यहाँ भी वही बात होगी, लेकिन यहाँ थोड़ी मतलब लेवल बढ़ जाएगा। देखो, रेजोनेंस जो है वो हम लोग फिजिक्स में ही पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जो रेजोनेंस है वो दोनों अलग अलग हैं। लेकिन केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक में है और इनऑर्गेनिक में है, दोनों एक ही हैं, मतलब दोनों की कहानी एक सी है। देखो, रेजोनेंस दिमाग में आता है, कई सारे क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत कुछ दिमाग में थ्योरी भी सेट कराई गई हैं बचपन से। पता है, बहुत कुछ कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि रेजोनेंस रेजोनेंस रेजोनेंस, और जब पहली बार सुनते हैं तब तो समझ में आता भी नहीं कि रेजोनेंस है क्या। क्योंकि जब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होगे तो दिक्कत ज़्यादा आई होगी, क्योंकि पहली बार किसी को देखो तो चंबा होता ही है। देखो, जहाँ भी तुम्हें रेजोनेंस सुनने को मिले, तो रेजोनेंस मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। मतलब रेजोनेंस वो प्रोसेस है, वो फिनोमेना है जिसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। अब तुम कहोगे बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, कोई कहेगा कि भैया हमने इंडक्टिव इफेक्ट में भी यही पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में भी यही पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और रेजोनेंस में भी आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आखिर का डिफरेंस क्या है? मैं कहूँगा बच्चा, जैसे इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में डिफरेंस था, वैसे रेजोनेंस में कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा ना, तभी तो रेजोनेंस पढ़ रहे हैं। देखो, तो अब वही डिफरेंस हम लोग बात भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखो, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं बताऊंगा, वो सब थ्योरी लिखवा दूंगा, आखिरकार रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस का कौन सा फिनोमेना क्या है, कि मोर देन वन स्ट्रक्चर वाला डेफिनेशन लिखवाऊंगा। घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं, शांति से तसल्ली रख के। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे बेंजीन का नाम सुना है, C6H6, बड़ा ही प्यारा सुंदर सा हेक्सागोनल वाला कंपाउंड, बड़ी इज्जतदार से इसे देखा जाता है। इज्जतदार से इसलिए देखा जाता है क्योंकि बहुत इस पर डिपेंडेंसी है। इसका स्ट्रक्चर बनाने जाओ तो देखो, इतना जानते हैं ना कि बेंजीन एक प्रकार का साइक्लिक कंपाउंड है। ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। साइक्लिक समझ गए हैं, तो हम लोगों ने ऐसे बना लिया, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल और सिंगल। कन्फर्म? जो बच जाता है उसको हाइड्रोजन के साथ जोड़ देते हैं, रहा डबल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहीं तक था। देखो, इनऑर्गेनिक मतलब तुमने पढ़ा होगा, CO2 के बारे में स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, पता है, कोई घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, वो सब भी है। और अगर देखो इनऑर्गेनिक में जो टॉपिक है रेजोनेंस केमिकल बॉन्डिंग में, तो कुछ नहीं ऐसे करना है कि रेजोनेंस नहीं केमिस्ट्री, क्योंकि रेजोनेंस तो बहुत कुछ है ना, फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री रेजोनेंस,
बाय के पी सिंह। सर्च करोगे तो मैं आराम से केमिकल बॉन्डिंग वाला टॉपिक मिल जाएगा, तो और मज़ा भी आएगा। चलो यहाँ बात करते हैं कि आखिरकार हमने देखा कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, तो उसकी पता है बॉन्ड लेंथ कितनी होती है। देखो बॉन्ड लेंथ मतलब होता है कि दो कार्बन के बीच का डिस्टेंस। इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 154 पिकोमीटर। अब जैसे ही मैंने पिकोमीटर लिखा, कई बच्चों के दिमाग में फिर परेशानी आ गई है, इसलिए पता है मैं तुम्हारी सहूलियत के हिसाब से लिख देता हूँ कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, 154 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर फील जल्दी हो जाता है, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर, ये पिकोमीटर नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम माइक्रो ये सब फील नहीं होता, पता है, घबराने वाली बात नहीं है। चलो, और कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्डेड हो तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ हमें देखने को मिलती है वो मिलती है 134 पिकोमीटर, मतलब डबल बॉन्ड है तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है 134, ऐसे समझना है। इतनी नहीं होती तो हम समझाता कि दिमाग में सेट हो जाए। तो तुम्हारा कहने का मतलब यही हुआ, तुम कहोगे कि भैया आप यही कहना चाहते हो ना, यही कहना चाहते हो कि ये जो डबल बॉन्ड है इन दोनों कार्बन के बीच में, मतलब 1 और 2 कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो 134 होगी पिकोमीटर, और जो सिंगल बॉन्डेड है जहाँ वहाँ 154 होगी। मैं कहूँगा बेटा एग्जैक्ट यही बात तो मैं बोलना चाहता हूँ। तुम कहोगे देखो मैं कितना होशियार हूँ, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैं कहूँगा बच्चा बेटा ऐसा नहीं है, क्योंकि पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। तो जब हमने कई एक्सपेरिमेंट करके देखे, प्रोसेस करके देखे, सब कुछ देखा, तो हमें देखने को मिला कि जो ये बॉन्ड लेंथ है ये 134 पिकोमीटर नहीं है। क्या नहीं है? ये 134 पिकोमीटर नहीं है, ये है 139 पिकोमीटर। तुम कहोगे बड़ी अजीब बात है। हम कहेंगे बेटा जो सिंगल बॉन्ड है ना ये 154 पिकोमीटर का नहीं है, 139 पिकोमीटर है। तुम कहोगे बस यही बात से तो डर लगता था, यही बात आपने कर दी है, जिस बात से डरते थे वही बात हो गई। तुम कहते इसी बात से तो गुस्सा आती थी कि उसके केमिस्ट्री में कुछ फिक्स्ड ही नहीं रख रहे हैं। केमिस्ट्री में इसलिए फिक्स्ड नहीं है ताकि केमिस्ट्री अभी तक किसी को ढंग से पता ही नहीं है, क्योंकि इतने छोटे पार्टिकल्स के बीच में अभी बहुत कुछ रिसर्च करना बाकी है बेटा। इसलिए अभी मनगढ़ंत कुछ ना, ये समझ लो कि अभी अपन 20% जानते हैं केमिस्ट्री के बारे में, 80% तो अपने पास अभी हिडन में है, लेकिन जितना जानते हैं उतने के बारे में अपन को पढ़ना है। इसका मतलब है यार कुछ तो बात हुई है। क्या हुई? कुछ तो बात हुई है। आखिरकार ये क्या है? तो साइंटिस्ट लोगों ने जिनने भी किया उनने कहा देखो ना, इसे तुम सिंगल बॉन्ड से मतलब समझा पा रहे थे ना डबल बॉन्ड से समझा पा रहे थे। तो लोगों ने कहा कि एक सिचुएशन कैसी है, मतलब रिजोनेंस हो गया है। रिजोनेंस मतलब ऐसा होता है कि कोई मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर जिसके दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर हों, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिजोनेंस स्ट्रक्चर। और जो इसमें प्रोसेस या फेनोमेना हो उस फेनोमेना को बोलते हैं रिजोनेंस। तो बहुत सिंपल सा है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, अब डेफिनीशन लिख लेते हैं, ताकि स्कूल में कुछ ना कुछ तो लिखना है कि नहीं है। तो डेफिनीशन लिख लो। क्या लिख लो? डेफिनीशन। देखो ये रही भारी भरकम लंबी सी चौड़ी सी डेफिनीशन। चिंता नहीं करो, बहुत छोटी सी डेफिनेशन कर दूंगा, अब पहले समझते हैं। देखो बेसिकली क्या लिखा, वही लिखा जो अपन डिस्कशन कर रहे थे कि इफ़ अ मॉलिक्यूल्स कैन बी असाइन टू या मोर स्ट्रक्चर none of which is capable of describing all the known property of the compound, then actual structure is intermittent resonance of these structure. This phenomena is called resonance. देखो resonance मतलब वो फिनोमेना है जिसमें एक कंपाउंड के पास मोर देन वन स्ट्रक्चर होते हैं, और जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे स्ट्रक्चर उसकी प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाते हैं, और जो प्रॉपर्टी होती हैं वो उन सारे स्ट्रक्चर के बीच में ही लाई करती हैं। तो इस टाइप्स के फिनोमेना को हम कहते हैं रिजोनेंस। मतलब रिजोनेंस एक प्रकार का फिनोमेना है, प्रोसेस है। अब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? वेरियस स्ट्रक्चर रिटन आर कॉल्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
जो हम लोग कर रहे थे कि मोर देन वन स्ट्रक्चर, जो मोर देन वन स्ट्रक्चर बात कर रहे थे, मतलब एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर जो होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो तो जैसे तो इसलिए इसको हम लोग कहीं देखा होगा तुमने कि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं तुमने देखा होगा बेंजीन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आखिरकार ये क्या है? ये रेजोनेंस ही है। क्या है? रेजोनेंस है। और अगर मैं तुम्हें बहुत सिंपल से और आसान भाषा में बताऊँ कि अगर रेजोनेंस क्या है, तो स्टार बनाओ और लिखो डी लोकेलाइजेशन। क्या है? डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में। पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजोनेंस। सबसे सटीक और सबसे आसान डेफिनेशन रेजोनेंस की क्या है? डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ रेजोनेंस। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्ड के या ट्रिपल बॉन्ड के, मतलब मल्टीपल बॉन्ड के। मल्टीपल बॉन्ड में क्या आते हैं? डबल बॉन्ड आते हैं और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। डी लोकेलाइजेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह जाना ही प्रोसेस कहलाता है रेजोनेंस। तो यहाँ तक समझ में आया? कोई बड़ी बात नहीं, एग्जाम्पल करेंगे, कंडीशन बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जब बात चली रही है तो बेंजीन के बारे में ही कर लेते हैं। जब बात चली है तो दूर तक जाएगी। देखो बेंजीन, तो बेंजीन को तुम लोगों ने जैसे बेसिकली इस टाइप से, मतलब इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं? हम क्या बनाते हैं कि इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस चीज़ को ऐसे समझना, सब चीज़ समझाऊंगा, परेशान नहीं होना है। देखो ए डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, शांत रहें, सतर्क रहें और देखते रहें। क्या? केमिस्ट्री। देखो क्या करते हैं। देखो जैसे मान लो ए डबल बॉन्ड है, बताऊंगा कि वो सब बताऊंगा कैसे क्या ब्रेक करना। मान के चलते हैं कि ये मान लो ब्रेक हुआ, तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। इतना बात क्लियर हुई कि मतलब अभी तुम्हारे पास स्ट्रक्चर हो गया ऐसा। मतलब देखो हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा हो गया है? हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया इस टाइप का, डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव वहाँ आता जहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और पॉजिटिव वहाँ मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन कमी हो जाती है। मतलब ये जो बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन थे ना, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए हैं, तो इसके पास ही आ गए। इस नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि ये दो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर। कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर? पाई इलेक्ट्रॉन। कौन से पाई इलेक्ट्रॉन? वही पाई इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे थे। कौन से इलेक्ट्रॉन करे थे? पार्टिसिपेट। स्पेलिंग लिखते रहना, पार्टिसिपेट हो गई है। अब देखो क्या होता है कि ये यहाँ डोनेट कर देगा। जब ये करेगा, ध्यान से समझते जाना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्या करा? देखो नहीं, समझ लो कि इसने लिया और यहाँ दे दिया है। जहाँ देते हैं वहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, और ये तो पॉजिटिव है। दो डबल बॉन्ड तो रहना मुश्किल है, तो पता है क्या करेगा? यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये यहाँ देगा, फिर ये यहाँ देगा। मतलब ये पूरा ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा। तो हम एक साथ सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख देते हैं। देखो कहानी चली थी यहाँ से, ऐसे चली थी कहानी। ये मान लो ऐसे चली थी, ऐसे चली थी कि ये बॉन्ड का ब्रेक हुआ, ऐसे हुआ। तो हमने क्या देखा कि इसका स्ट्रक्चर बना ऐसा। कैसा स्ट्रक्चर बना? स्ट्रक्चर बना ऐसा, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा ऐसा, फिर ये ऐसा हुआ, तो इसका स्ट्रक्चर हुआ ऐसा। घबराने वाली बात नहीं है, सावधान रहें, सतर्क रहें। स्ट्रक्चर बनता गया ऐसा, बनता गया ना ऐसा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये फिर यहाँ आएगा, और ये फिर
यहाँ आएगा, सारे प्रोसेस होते रहेंगे। ऐसे हो जाएगा, स्ट्रक्चर बनना ऐसा ऐसा ऐसा, और फिर नेगेटिव चार्ज था यहाँ, फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव ही चार्ज चल रहा था। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर बन गया ऐसा। मतलब बेसिकली डबल बॉन्ड यहाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव है वो यहाँ आ जाएगा ऐसे। देखो ये है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। समझ में आया कि नहीं, थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं, कि देखो पूरा जो प्रोसेस हुआ इतना, ये सब क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब देखो डाउट्स रहते हैं, परेशानी रहती है कि रेजोनेंस थोड़ा बदनाम भी ज़्यादा है और लोग समझ भी कम पाते हैं, इसलिए यहाँ दिक्कत ज़्यादा आ जाती है। पूरा समझाऊंगा, ये गारंटी हमारी है। देखो अगर तुमसे कोई कहे, ये हमने किसके पढ़ लिए हैं, हमने पढ़ लिए हैं बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर तुमसे कोई बोले कि एसीटेट मतलब CH3COO-, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसे ऐसे और ये ऐसे CH3, कन्फर्म आखिरकार बना देंगे। किसके पास कितने लोन पेयर हैं, 2 2 4 2 4 6, और ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कौन सा नेगेटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव चार्ज है, ये रहा नेगेटिव चार्ज, कन्फर्म। देखो हम क्या करेंगे कि इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ दे देंगे, और यहाँ जो डबल बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन दे देंगे यहाँ। तो स्ट्रक्चर कैसा बनना, ऐसा। देखो और ये आ गया है नेगेटिव चार्ज, आ गया नेगेटिव चार्ज। इसका ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर दिए इसने, मतलब ये हो गए हैं डबल बॉन्डेड। अब कोई कहेगा कि ये यहाँ से 6 थे, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, मैं कहूँगा बॉन्डिंग में चले गए ना, और कहाँ चले गए, ये रहा इसके। अब कोई पूछे कि भैया एनिलीन वैसे मैंने बताया था, एनिलीन कुछ नहीं होता, C6H5NH2, मतलब बेंजीन रिंग पे NH2 लगा दो, ऐसे बनाओ स्ट्रक्चर। और तुमसे कोई किसी ने पूछा, क्या पूछा, कि जो NH2 है इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। मैं तुम्हें आखिरी में ये भी बता दूंगा कि किसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, किसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता है। देखो तुम करोगे, क्या करोगे, सिंपल सा कहानी करोगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, क्या करोगे, इन 2 इलेक्ट्रॉन को तुम यहाँ डोनेट करोगे। कहाँ डोनेट करोगे, बॉन्डिंग बनाने में। तो दिमाग ऐसे ही लगाओगे, सिंपल सा है, ऐसे ही लगाओगे कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आए। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला यहाँ दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे लिखते हैं कि NH2, ये डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ये इतना, ये दोनों स्ट्रक्चर एक संग, घबराने वाली बात नहीं है। देखो हमने क्या किया कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किए, तो ये वाला यहाँ दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा। दौड़ना यहाँ स्टार्ट हुआ तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा, डबल बॉन्डेड NH2, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं, जहाँ से जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं वहाँ पॉजिटिव, यहाँ आया, यहाँ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव। ये यहाँ बना दो। ये क्या होगा, अब इस वाला में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये वाला यहाँ दौड़ना स्टार्ट करेगा, तो इसका स्ट्रक्चर बना ऐसा। अब तो जल्दी जल्दी बना दूंगा, बनाना चाहिए, ताकि अब तो समझ में आ रहा होगा कहाँ से क्या चल रहा है। ये 2,
ये यहाँ जाएगा तो ये वाले यहाँ जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर तुम्हें ऐसे देखने को मिलेगा। मतलब ये रहा इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या रहे हैं? ये रहे इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर फाइनली वही करोगे, क्या करोगे कि इसको तुम यहाँ दोगे तो ये वाला यहाँ दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्या करेगा? यहाँ दौड़ना स्टार्ट करेगा। मतलब बेसिकली हमने यहाँ से ऐसे कहानी स्टार्ट करी तो ये कहानी यहाँ से लेके ऐसे ख़त्म हो गई है। तो ये वही कहानी हो जाएगी। NH2 यहाँ नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये रहे इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऐसे ही तुम फिनॉल के बना लोगे, सारे स्ट्रक्चर तुम बना डालोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें रिजोनेंस समझ में आ गया होगा। तो हम लोग रूल्स फॉर राइटिंग रिजोनेंस स्ट्रक्चर, मतलब अगर तुम कोई रिजोनेंस स्ट्रक्चर लिखना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या रूल्स होने चाहिए। पहला है नो चेंज इन पोजीशन ऑफ न्यूक्लाई, मतलब किसी भी एटम की कोई भी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। नो चेंज इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनके नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए, ना घटने चाहिए ना बढ़ने चाहिए। ऑल स्ट्रक्चर हैव नियरली सेम एनर्जी, ये अपनी औकात के बाहर हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि अपन एनर्जी में ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं, लेकिन फिर अपन स्टेबिलिटी, लेस स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी की हेल्प से इस चीज़ को समझ लेते हैं कि मतलब जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं ना, उनमें लगभग हर किसी स्ट्रक्चर की नियरली सेम एनर्जी होती है। और ऑल एटम शुड हैव ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हाइड्रोजन के अलावा बाकी सबको ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहिए। अगर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं किया है तो रिजोनेंस उसे हम लोग नहीं मानेंगे। तो अब हम लोग इसी को एग्जाम्पल से सब चीज़ समझते हैं। देखो आखिरकार जो आखिरी में लिखा ना पॉइंट, उसको समझते हैं। तो चलो समझते हैं हम। देखो सारी कंडीशन बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। देखो उससे पहले एक चीज़ लिख लो, आखिरकार कंडीशन क्या है रिजोनेंस की। कंडीशन ऑफ रिजोनेंस। तो हम लोग बात करते हैं कंडीशन ऑफ रिजोनेंस। कई बच्चे होंगे कि भैया आप कंडीशन ऑफ रिजोनेंस पे तो आ गए हैं, लेकिन आखिरकार दिल तो यहीं अटका है। दिल यहीं अटका है कि भैया इन सब का क्या मतलब है, यहाँ घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहूँगा बेटा, नन्ना मुन्ना प्यारा सा बच्चा, सारी अगर वीडियो देखोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में कोई भी डाउट्स नहीं बचेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक एक जगह पे नहीं समझा सकते हैं, उन सब के लिए वीडियो अलग अलग होती हैं। तो आगे जो पढ़ेगा ना उसे सब समझ में आएगा। यही सोच रहे थे ना, मुझे पता है बेटा, क्यों इतना ज़्यादा सोचते रहते हो। छोटा सा दिमाग है, छोटी सी क्लास है, बाकी कामों में बिज़ी रखना है। जैसे देखो समझते हैं, हमने देखा CH2, मतलब वो रूल्स भी याद रखने और इस कंडीशन को भी याद रखना है। तो तुम्हारे दिमाग में ये आया हो कि क्या नाम है, डबल बॉन्ड है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, और चार्ज भी है। तुम सोचोगे कि आखिरकार इसको क्या करना चाहिए, इसको यहाँ आ जाना चाहिए। तुम कहोगे अच्छी बात है। ऐसे ही सोचा होगा कि CH2 जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाता है वहाँ पॉजिटिव आ जाता है। जैसे मान लो ये दोनों दोस्त थे, इन दोनों के बीच में अगर कोई बॉन्डिंग थी, मतलब कुछ पैसे, अगर इन दोनों के बीच चंदा लेके इन लोग मतलब कंट्रीब्यूशन करके फुटबॉल खरीदी थी, अगर ये दोस्त फुटबॉल लेके चला जाए तो ये बच्चा तो रोता रह जाएगा ना। ये चलो फुटबॉल लेके चला गया तो रो जा रहे हैं, पॉजिटिव आ गया है। ऐसा NH2। अब देखो बेटा, ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं है। सबसे पहले इस पहले सोचो कि पॉसिबल है कि नहीं है। NH2 की बात करते हैं, डबल बॉन्ड है और ये 2 हाइड्रोजन है। क्या है? डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन है, सॉरी 3 हाइड्रोजन है, 3, मतलब ऐसा रहा। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10। क्या नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है, दूसरी बात इसके पास डी ब्लॉक भी नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना। क्लियर हुआ दिमाग में? देखो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उसमें उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी।
जैसे अभी देखो मल्टीपल बॉन्ड इन अल्टरनेट पोजीशन, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, मल्टीपल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन, मतलब यहाँ रेजोनेंस हो जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के थे, यहाँ आए। तो देखो इस कहानी को थोड़ा समझो, मैं अलग तरीके से समझाऊंगा। क्या समझाऊँ अलग तरीके से? जैसे मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन गए ए हैं, तो बेसिकली यहीं आएंगे कि नहीं? ये ऐसी सिचुएशन बनी कि नहीं? एक चीज़ मैं बता दूं कि एक कार्बन पे ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम इस कार्बन के बारे में सोचोगे, क्या सोचोगे इस कार्बन के बारे में? डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन कभी हो सकते हैं। मतलब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ को मूव करेगा, तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ को मूव कर जाता है। क्या कर जाता है? यहाँ को मूव कर जाता है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पॉजिटिव आ जाता है, और यहाँ डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर जाता है वही इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था ना, ये चीज़ यहाँ आ जाती है, तो यहाँ नेगेटिव आ जाता है CH2। और स्ट्रक्चर बनाने देखने को मिलेगा कि CH2 CH और CH2। तो मुझे लगता है कि इतना बहुत क्लियर हो गया होगा। एक बात और याद रखने वाली बात है, इसको भी स्टार बनाते जाना, कि देखो अगर नेगेटिव चार्ज कहाँ हो, नेगेटिव चार्ज जो हो वो कहाँ पे हो? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। कहाँ हो? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। और पॉजिटिव चार्ज जो है वो हो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। तो यहाँ ज़्यादा संभावना होती है किस चीज़ की? रेजोनेंस होने की। मतलब वहाँ मतलब मोर कंट्रीब्यूशन टू रेजोनेंस। देखो ऐसे ऐसी सिचुएशन थी, ऐसे आर तो ऐसे ब्रेक होके यहाँ भी जा सकता है। जब यहाँ जाएगा तो कंडीशन कुछ ऐसी बन जाएगी कि नहीं? C+ R C AC, और कुछ ऐसी भी बन सकती है। कि नेगेटिव पॉजिटिव इतनी सी। कंफर्म? देखो जो थर्ड स्ट्रक्चर है, ये थर्ड स्ट्रक्चर है कंट्रीब्यूट लीस्ट। ये इसका कंट्रीब्यूशन कम है, क्योंकि यहाँ देखो इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इसका कंट्रीब्यूशन कम है। क्यों है इसका? क्योंकि पहली बात ये है कि नेगेटिव चार्ज कहाँ है? नेगेटिव चार्ज है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और नेगेटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। एक ऑक्सीजन ही है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, इसलिए इसका लीस्ट कंट्रीब्यूशन है। समझ में आ गया कि नहीं? अब हम लोग और बात करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? और बात करते हैं। देखो इसका कहने का मतलब ये है कि ए लेस स्टेबल है और ये है मोर स्टेबल, और केमिस्ट्री में उसी चीज़ को प्रेफरेंस दी जाती है जो मोर स्टेबल हो। एक चीज़ और बता दूं कि कभी भी 2 चार्ज बगल बगल में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? देखो 2 सेम चार्ज बगल बगल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आती है। जैसे बताता हूँ, देखो से रहा ए, ओ डबल बॉन्ड ले। देखो किसी के दिमाग में वही आ रहा होगा कि नहीं कि ए इलेक्ट्रॉन लिए और यहाँ चले गए हैं, यहाँ ही चले गए हैं, यहाँ ये अर्थ है। तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बना कि नहीं, C+ और ये इतना नेगेटिव R और R।
इसका कंट्रीब्यूशन निगलेबल है। क्यों निगलेबल है? कि ये मोर अनस्टेबल है। क्या है? मोर अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज बगल बगल में आ रहे हैं। इस चीज़ का भी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि आखिरकार पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज बगल में तो नहीं आ रहे हैं। देखो, इसे बोल सकते हैं मोर अनस्टेबल, या बोल सकते हैं लेस स्टेबल, या फिर इसको बोल सकते हैं निगलेबल कंट्रीब्यूशन। सबका एक ही मतलब है, कोई घबराने वाली कोई नई बात नहीं है। देखो, अगर रेजोनेंस होने से ऑक्टेट किसी का कंप्लीट हो जाता है तो मोर स्टेबल माना जाता है। जैसे एक स्ट्रक्चर ऐसा रहा, ये दो ऐसे 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 हैं, और एक स्ट्रक्चर उसका बना ऐसा, ऐसा ये पॉजिटिव चार्ज है। देखो, ये सेकंड स्ट्रक्चर है, फर्स्ट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ देखो, ये मोर स्टेबल है। क्यों मोर स्टेबल है? क्योंकि यहाँ देखो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने को तुम्हें देखने को मिल रहा है, इसलिए जो स्ट्रक्चर है ये है मोर स्टेबल, और ये है लेस स्टेबल। देखो, धीमे धीमे क्वेश्चन करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन करते रहोगे तो तुम्हें समझ में आता जाएगा। एक स्ट्रक्चर की और बात करते हैं। जैसे देखो, CH3 प्लस CH3O, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये हाइड्रोजन। अब देखो, मेन वही बात है कि इलेक्ट्रॉन को तुम क्या करोगे, इसमें इंट्रोड्यूस कराओगे। तो जब इंट्रोड्यूस कराओगे तो इसका स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा? CH3 इन सबको मान लो CH3। हम मेन जो बात करनी है वो हमें इस कार्बन पे करना है। तो तुम ऐसे यहाँ दोगे तो डबल बॉन्डेड हो जाएगा, ये नेगेटिव, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये मोर स्टेबल है, और ये है लेस स्टेबल। तो इसकी मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है स्ट्रक्चर बनने की। तो हम लोग अब इतना पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग क्या करते हैं, मेसोमेरिक के इफेक्ट के टाइप पढ़ लेते हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट के टाइप पढ़ने वाले हैं। इसके भी दो टाइप होते हैं। क्या होते हैं? रेजोनेंस के भी दो टाइप्स होते हैं। जैसे इंडक्टिव और मेसोमेरिक के हो रहे, इलेक्ट्रोमेरिक के हो रहे थे, वैसे ही इसके भी हैं। देखो सुनो बेटा, एक चीज़ मैं सिंपल से बताऊं कि चार्ज का डिस्प्लेसमेंट एक जगह से दूसरी जगह होना रेजोनेंस कहलाता है। अगर रेजोनेंस होने के बाद ऑक्टेट किसी का कंप्लीट होता है तो मोर स्टेबल माना जाता है। और रेजोनेंस में अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ जाए और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ जाए तो वो स्ट्रक्चर मोर स्टेबल माना जाता है। क्या माना जाता है? मोर स्टेबल माना जाता है। इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। अगर रेजोनेंस की वजह से किसी का ऑक्टेट ब्रेक हो जाए तो वो, अगर उस जगह ब्रेक हो रहा है तो वो क्या माना जाएगा? अनस्टेबल, या फिर उसकी कंट्रीब्यूशन कम होगी, मतलब उसे अनस्टेबल मानते हैं। 3 बात को ध्यान रखना है। और मैंने तुम्हें कंडीशन ही बताई थी कि 3 कंडीशन रखनी है। अल्टरनेट बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड इन अल्टरनेट पोजीशन, मल्टीपल बॉन्ड एंड लोन पेयर इन अल्टरनेट पोजीशन, मल्टीपल बॉन्ड एंड चार्ज इन अल्टरनेट पोजीशन। ये 3 कंडीशन है जहाँ देखने को मिलेगा रेजोनेंस हो जाएगा। क्वेश्चंस करोगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। इसको लेस स्टेबल, इसको मोर स्टेबल इसलिए बोला है। देखो, इसका तुम्हें ऑक्टेट कंप्लीट होती हुई दिख रहा होगा, यहाँ तुम्हें नहीं दिख रहा होगा। तो देखो यहाँ सॉरी यहाँ तुम्हें देखो, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट होती हुई दिख रहा कि नहीं? यहाँ तुम्हें नहीं देखने को मिल रहा होगा। तो इसकी वजह से ये रेजोनेंस हुआ। रेजोनेंस ने इसका मोर स्टेबिलिटी कर दी। मोर स्टेबिलिटी करने से मतलब क्या हुआ कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या पढ़ना है कि रेजोनेंस के टाइप्स। इसे रेजोनेंस बोलो या मेसोमेरिक इफेक्ट बोलो। कहीं लोग बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट, या कहीं बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। दोनों का मतलब एक ही है, माइनस आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट। इस चीज़ को अब हम लोगों को पढ़ना है। बेसिकली रेजोनेंस है क्या?
आखिरकार अगर हम सिंपल सा बात करते हैं कि रेजोनेंस है क्या, तो रेजोनेंस बेसिकली है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन का जाना ही हम डिस्प्लेसमेंट कहलाते हैं। तो उनके बेसिस पे हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट। तो आप देखते हैं कि प्लस आर इफेक्ट को हम लोग कैसे, ऐसे प्लस आर इफेक्ट, ये प्लस आर इफेक्ट में क्या होती है बात, तो इसकी क्या लिखो, डेफिनेशन लिख लो पहले। तो देखो बेटा, अभी जो तुम्हारे दिमाग में रेजोनेंस से रिलेटेड परेशानी आ रही है कि मोर स्टेबल, अनस्टेबल, फलाना ढिकाना ढिमकाना, तो अगर सारे वीडियो देखोगे ना, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मुझे पता रहता है कि कौन सा बात कहाँ समझाना है, कैसे समझाना है। देखो एक दिन में तो तुम भी पैदा नहीं हुए होगे, मतलब 9 महीने तुम्हें भी लगे होंगे ना। तो धीमे धीमे अगर प्रोसेस फॉलो करोगे तो सब कुछ होता है। क्या कहेगा, प्लस आर इफेक्ट क्या होता है कि प्लस आर इफेक्ट में जो होता है, जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, बोलो सब्स्टिट्यूएंट, या फिर अटैकिंग, जो भी अटैच है, अगर वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है, डबल बॉन्ड या कंजुगेट सिस्टम। कंजुगेट सिस्टम मतलब होता है ऐसी, क्या करता है ऐसा कंजुगेट अल्टरनेट पे, उसमें परेशान नहीं होना है। देखो इसे बहुत प्यार से समझाते हैं। प्लस आर इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट, मतलब जो हाइड्रोकार्बन में अटैच है, जैसे चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। देखो जैसे किसी के साथ OH है अटैच है, OR अटैच है, NH2 अटैच है, या फिर NHR अटैच है, NR2 अटैच है, या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा है, तो वहाँ तो प्लस आर इफेक्ट देखने को मिलेगा। मुझे पता है अभी भी तुम्हारी बात क्लियर नहीं हुई है। जैसे CCH क्लोरीन, ये CH2 लगा देते हैं। देखो इसमें कौन सा इफेक्ट होगा, मैं कहूँगा प्लस आर इफेक्ट। कैसे होगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ कौन अटैच है, क्लोरीन, और हमने कहा कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से अगर कोई भी अटैच हो तो वहाँ प्लस आर इफेक्ट होता है। प्लस आर इफेक्ट में क्या होता है कि ये जो जुड़ा हुआ है ना, क्या है, ये जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ दे देगा। ये तो अपने आप ऐसा हो जाता है, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जिसकी वजह से स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाता है, ऐसा बन जाता है। अब आया समझ में कि नहीं कि आखिरकार इसने इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट कर दिया है, तो इसको प्लस आर इफेक्ट हम क्यों बोल देते हैं। तो अब हम लोग क्या बात करते हैं, माइनस आर इफेक्ट के बारे में। तो हम लोग बात करते हैं माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट में जस्ट इसका अपोजिट है। माइनस आर इफेक्ट में क्या होता है, कुछ सब्स्टिट्यूएंट ऐड होते हैं जो जुड़े होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ। तो इसको डेफिनेशन लिखो, फिर बात करते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि माइनस आर इफेक्ट में क्या होता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो, उनके पास टेंडेंसी होती इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने का मतलब इलेक्ट्रॉन वो वहाँ से खींच लेते हैं। जैसे अगर किसी के साथ ये वाले सब्स्टिट्यूएंट ऐड हों, CHO, CN, माइनस NO2, नहीं माइनस नहीं, सिर्फ NO2 है, COOR एक्सेट्रा। अगर ये जहाँ भी ऐड होते हैं वहाँ क्या देखने को मिलता है, वहाँ माइनस आर इफेक्ट देखने को मिलता है। माइनस आर इफेक्ट लिखो या माइनस M इफेक्ट लिखो, बात एक ही है। जैसे ये स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये यहाँ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ था। देखो हम कौन सी की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। देखो इतना सा है ये, ग्रुप है। ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींच लेगा। तो क्या करेगा,
जैसे ये वाला यहाँ पार्टिसिपेट करेगा तो ये वाला यहाँ पार्टिसिपेट कर लेगा। ये स्ट्रक्चर बन जाएगा कैसा, ऐसा। ऐसा। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। फिर भी बच्चे मन के सच्चे, क्वेश्चन पूछते अच्छे अच्छे। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया अलग अलग विचित्र के बच्चे होते हैं ना, कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा चलो भैया आपने यहाँ से स्टार्ट क्यों किया है, एन है ये, आपने इसको क्यों नहीं दिया है। तो मैं कहूँगा बेटा मुन्ना अगर यहाँ दे दोगे तो 4 बॉन्ड तो किसी हालत में भी पॉसिबल नहीं है, फिर ये ब्रेक नहीं हो जाएगा। अच्छी बात है, तुम कहोगे अच्छा। चलो दूसरा बच्चा सोचेगा, कहेगा भैया चलो हम भी ये नहीं सोच रहे हैं। कोई कहेगा कि भैया इसको तुम आपने यहाँ क्यों नहीं दिया है। मैं कहूँगा बेटा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा अगर ऐसा कर देंगे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा। तो मैं कहूँगा बेटा ऐसा कहीं पॉसिबल हो सकता है, तुम कहोगे नहीं हो सकता है। तो इसलिए यही एक कंडीशन है जिसमें यहाँ से शिफ्टिंग होनी है, तो आई इफेक्ट है। अब हम लोग बेंजीन के ऊपर बात कर लेते हैं। किसके ऊपर बात कर लेते हैं, बेंजीन के ऊपर। ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग NH2। एक बात याद रखना, अपने दिमाग में एक चीज़ सेट ना कर लेना कि जिसके पास नेगेटिव, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो डोनेट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं वो डोनेट नहीं करेगा। देखो बेटा इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हैं फिर भी इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए हैं। इस बात को ध्यान रखना। एक स्ट्रक्चर ये रहा, एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये रहा है। क्या रहा, एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये रहा है N। अब तुम्हारे पास 2 स्ट्रक्चर हैं और तुमसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि जो रिंग है, क्या है रिंग, मतलब ये रिंग मतलब बेंजीन को रिंग बोलते हैं। पूछा जाए कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस केस में बढ़ेगी। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मतलब कुछ पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसमें इंक्रीज़ होगी या इसमें इंक्रीज़ होगी। तो हम कहेंगे सबसे पहले देखो कि आखिरकार इसके साथ सब्स्टिट्यूटेड कौन है। इसमें ये रहा और इसमें ये रहा है। हम देखेंगे कि NH2 क्या करता है, तो हम देखेंगे कि NH2 करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट। तो इसका मतलब है कि इस वाली कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी बेंजीन रिंग के अंदर, और इस वाली कंडीशन में क्या होगी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन रिंग के अंदर लो हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। इस बात का समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि यहाँ जो देखने को मिल रहा है वो -R इफेक्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है +R इफेक्ट। +R इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, डोनेट किए जाते हैं, और माइनस में क्या किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जाते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने की बात है, लेकिन याद रखना। अब हम लोग क्या करते हैं कि इंडक्टिव और रेजोनेंस में क्या डिफरेंस है, क्या क्या है इंडक्टिव और रेजोनेंस में क्या डिफरेंस है। तो मैं रेजोनेंस का लिखूंगा, इंडक्टिव का तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा, तो रेजोनेंस का लिख लो। तो ये रहे कुछ डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड रेजोनेंस बोलो या मेसोमेरिक बोलो। ये जो प्रॉपर्टी लिखी हैं रेजोनेंस की। तो जो रेजोनेंस में बेसिकली क्या होता है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है पाई इलेक्ट्रॉन का। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है पाई इलेक्ट्रॉन का होता है या होता है लोन पेयर का। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वहाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन मतलब होता है कि पार्सली डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, मतलब सिंगल बॉन्ड का। ये कहाँ पाया जाता है अनसैचुरेटेड कंजुगेटेड सिस्टम। मतलब कैसे अनसैचुरेटेड में पाया जाता है, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट हमें सैचुरेटेड में पाया जाता है। सैचुरेटेड में जहाँ सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो।
इसकी एक अच्छी बात ये है कि जो रेजोनेंस होता है पूरी चेन में तुम्हें देखने को मिलेगा, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो 4th कार्बन के बाद इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। एक और बात यह है कि रेजोनेंस के अंदर फुल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं, जबकि जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं वहाँ तुम्हें पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव चार्ज डेवलप देखने को मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स रेजोनेंस से रिलेटेड रह गए होंगे, उसके स्ट्रक्चर बनाने में रह गए होंगे, पता है, कोई बात नहीं, आगे आगे सब चीज़ क्लियर होती जाएगी। और अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मेरी हेल्प करने के लिए एक काम कर सकते हो, कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।